नमस्कार, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। आज अपने चैनल के माध्यम से हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनको सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको मॉरल मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलने वाला है और बहुत ज़्यादा आपको सीख मिलने वाली है। हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाले हैं जिसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और अपनी घर की छोटी छोटी चीज़ों से अपने भावनाओं को उसने अंदर ही अंदर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देने के लिए अपने अंदर विचार बनाए हैं। और आज वो लड़की कैसे सक्सेस हुई है, आज अपने सक्सेस से उसने क्या पाया है और वो कहाँ तक पहुँची है। आइए चलिए हम उसकी ज़बानी उसकी कहानी सुनते हैं। तो हमारे साथ आज जुड़ रही हैं कोमल और पंखुड़ी, जिनका नाम ये दोनों है, एक घर का नाम है और एक स्कूल का नाम है। दोनों नाम से जुड़ी हुई और दोनों ही नाम का देखिए आप क्या भाव होता है। कोमल मीन्स नाजुक और पंखुड़ी मीन्स फूल की वो खूबसूरत पंखुड़ियाँ जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ देती हैं, चाहे वो सुगंध से हो और चाहे अपनी खूबसूरती से। तो ये लड़की आपको देखने में बिल्कुल ही सिंपल और सादी दिखने वाली है, लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि सादा जीवन उच्च विचार, ये पूरी तरीके से उसके ऊपर लागू होता है। तो आज कोमल की ही ज़बानी हम उसकी कहानी सुनेंगे और कैसा रहा उसके संघर्ष से लेकर सफलता तक का सफ़र और छोटी छोटी उसकी जो अनुभव रहे हैं, एक्सपीरियंस रहे हैं, वो भी वो शेयर करने वाली हैं। और उसके साथ साथ वो क्या संदेश देना चाहती हमारे चैनल के माध्यम से आजकल के युवाओं को, आजकल की लड़कियों को, आजकल के लड़कों को, कि आपका बिहेवियर अपने पेरेंट्स के प्रति क्या होना चाहिए, आपका अपने फैमिली के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। ये सारी बातें आज हम जानेंगे कोमल के साथ। तो चलिए कोमल से डायरेक्ट बात करते हैं। कोमल, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो सफ़र रहा, आपने अपनी पढ़ाई से लेकर आज जो सफलता का ये मुकाम हासिल किया, आप क्लास 2 की अधिकारी हो चुकी हैं इस समय। तो जैसा कि आपकी मम्मी से हमें पता चला कि आप हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी हैं, तो इस सब के बीच में जो जर्नी रही वो आप हमें बताएं, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं और उनको आप क्या मोटिवेशन देना चाहती हैं और क्या संदेश देना चाहती हैं। नमस्ते, मेरा नाम कोमल डोगरा है और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी ज्वाइनिंग जो है वहाँ पे वो 2019 की है और मैं इलाहाबाद में 2014 में गई थी। वहाँ पे 2013 में मैंने 12th पास आउट किया था और मैंने बायो लिया था अपने 12th में, क्योंकि मुझे फार्मा फील्ड में या मेडिकल लाइन में जाना था। लेकिन जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ, रिज़ल्ट आया, मेरे सारी फ्रेंड्स जो हैं उनका एडमिशन सारे अच्छे कॉलेजेस में होने लगा। मोस्टली सब बीटेक के लिए ऑप्ट कर रहे थे, मेडिकल फील्ड में जा रहे थे, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे थे। तो उस समय मेरी ये सिचुएशन थी करंट घर की कि मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे कहाँ एडमिशन लेना है। और जो मेरा एक मेडिकल फील्ड में जाने का, बी फार्मा करने का जो एक ड्रीम था, वो तो मुझे पूरा होते हुए नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वो कर पाऊँगी, क्योंकि उसकी जब मैंने कॉलेजेस की फ़ीस वगैरह, उस समय यूट्यूब नहीं था, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी। उस समय हम गूगल या इंटरनेट, जो वो भी शायद 3G की स्पीड से आता था, तो हम गूगल पर सारी चीज़ें सर्च करते थे। तो मैं कॉलेजेस देखती थी, कॉलेजेस के फ़ीस वगैरह मैं सारी चीज़ें चेक करती थी कि कहाँ एडमिशन लेना है। तो जब मैं फ़ीस देखती तो वहाँ की फ़ीस इतनी ज़्यादा थी, वो उस समय अराउंड 50,000 60,000 पर एनम मुझे दिखती थी, जो कि मेरे लिए 2013-14 में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे अपने घर की सिचुएशन पता थी कि इस समय 50-60,000 की क्या वैल्यू है मेरे पेरेंट्स के लिए, और वो ये नहीं करा पाएंगे, ये मुझे पता था। लेकिन करना तो फिर भी कुछ था ही, ग्रेजुएशन भी करना था, जॉब भी करनी थी। तो उसके बाद यही डिसाइड हुआ कि एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं, नॉर्मल किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और फिर बैंक की तैयारी। पापा ने जो उस समय गाइड किया कि बैंक के एग्ज़ाम्स आते हैं, ग्रेजुएशन के बाद हम उसे फिल करके नॉर्मली एग्ज़ाम क्रैक करके हमें एक अच्छी जॉब जल्दी मिल जाएगी, जो कि एक यही टारगेट था कि ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही जल्दी ही जॉब पानी है। तो फिर कॉलेज की तलाश, सर्च हुई कि किस चीज़ में, किस कोर्स में एडमिशन लेना है। मुझे बीए तो नहीं करना था उस समय, क्योंकि मैंने बायो लिया था और एक बीए की एक मेरे दिमाग में एक अच्छी इमेज भी नहीं थी उस समय।
बीए करके लोग क्या ही करते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कुछ सीख नहीं पाते, डिग्री रहती है। सिर्फ एक नॉर्मल सी डिग्री रहती है। तो मुझे कुछ और करना था, तो फिर मैंने सर्च किया गूगल की मदद से, तो मुझे BCA के बारे में पता चला, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और उसके बारे में मुझे पता चला कि हाँ इलाहाबाद के कॉलेज में मुझे उसमें एडमिशन मिल जाएगा। तो फिर वहाँ के कॉलेजेस में तब तक ये सारी चीज़ें करते करते इतना डिले हो चुका था कि जो एक कॉलेज में एडमिशन लेने का एंट्रेंस का टाइम होता है वो निकल चुका था। तो मेरी लैटरल एंट्री हुई वहाँ पे, मैंने इलाहाबाद के कॉलेज में लैटरल एंट्री ली BCA में, पढ़ाई स्टार्ट की। और शुरू से ही ये चीज़ एकदम दिमाग में थी कि बैंक की ही तैयारी करनी है, बैंक के लिए पढ़ना है। ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही उसी के साथ ही अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बैंक का एग्जाम निकाल लूँ। ग्रेजुएशन 2 साल हो गए करते करते, लेकिन इस बीच भी चीज़ें बहुत, ये जो ग्रेजुएशन का 3 साल का समय था ये बहुत अच्छा नहीं चला। जब मैं पहले साल यहाँ से गई, यहाँ से जाने में भी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि प्रतापगढ़ से इलाहाबाद में रह करके रख करके लड़की को पढ़ाना, वहाँ की चीज़ें खर्चे उठाना, वो भी कंडीशन हमारे फैमिली में उस समय नहीं थी कि वो इतना भी बेयर कर पाए। तो उस समय मेरी मम्मी ने बहुत ही मोटिवेट किया कि नहीं, किसी भी तरह तुम यहाँ से निकलो, सपोर्ट जाओ, और जो होगा आगे देखा जाएगा, आगे का बहुत दूर का मत सोचो, पहले यहाँ से जाओ, आगे रास्ते अपने आप बन जाएंगे। तो मतलब मम्मी जो है मेरी, वो हमेशा ही बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रही हैं। उनको इतने डार्क में भी अगर एक कहीं से रोशनी दिख रही है तो वो उसके सहारे आगे बढ़ जाती है। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, स्पेशली मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। यहाँ से जाने की बात हुई, मेरी वहाँ एडमिशन हुआ, मेरे वहाँ कॉलेज देखा गया, PG देखा गया। तो 7-8 महीने तो किस तरह से निकले चीज़ें, पापा पैसे भेजते थे। उसके बाद 7-8 महीने के बाद एक फेज़ ऐसा आया जब पापा ने सडनली एक दिन फ़ोन करके कहा कि बेटा थोड़ी दिक्कत हो रही है घर पे, तो वापस आ जाओ, यहाँ से अप डाउन कर लो, पढ़ाई कर लो, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगा बेयर, थोड़ी कंडीशंस बिगड़ रही हैं। और मेरा मेंटल स्टेबिलिटी कह लो उस समय एकदम अचानक से जो है शेक हो गई, और इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी भी नहीं थी उस समय कि चीज़ें समझ के क्या करना है, डिसीजंस ले सको। तो फिर मेरी मम्मी से बात हुई, उन्होंने, वो हर मुश्किल सिचुएशन में रास्ता निकाल लेती हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसा करो, तुम कॉलेज में पढ़ रही हो, वहाँ जो तुम्हारे सर हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करो, कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी, पढ़ा ही लो बच्चों को। इलाहाबाद जैसी जगह है, बड़ी जगह है, ट्यूशन्स के थ्रू तुम अपने खर्चे तो निकाल ही लोगी, यहाँ का हम देख लेंगे, लेकिन तुम वापस मत आना, वहीं से ही चीज़ें तुम अपनी मैनेज करो, वहाँ गई हो, अब कैसे भी करना है तुम्हें वहीं रहना है, यहाँ नहीं आना है। तो मेरे उस समय प्रिंसिपल जो थे उन्होंने बहुत हेल्प की, उन्होंने होम ट्यूशन दिलवाई बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो एक अपने आप एक रास्ता जो है बनता चला गया आगे का। तो मैंने ट्यूशन्स पढ़ा के अपनी जो PG का खर्चा था अपना निकालना शुरू कर दिया। तो एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई कि हाँ वापस नहीं जाना पड़ेगा, घर रह के ही पढ़ाई। वो एक सडन कह सकते हैं कि शेक आया, लेकिन फिर चीज़ें स्थिर हो गई, बैलेंस हो गई। थोड़े से पैसे कुछ पापा भेजते थे, हेल्प करते थे, मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही सपोर्ट किया है। पापा ने जिस भी तरीके, मैं घर में बड़ी हूँ, उन्होंने जिस भी तरीके से किया है हमें बहुत सपोर्ट किया है, और मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया है। फिर पढ़ाई हुई, लास्ट ईयर ग्रेजुएशन का कंप्लीट होने को आया, तो फिर कोचिंग में एडमिशन लेना था क्योंकि प्रिपरेशन करनी थी बैंक की, और इतना ज़्यादा यूट्यूब से पढ़ने का उस समय ट्रेंड नहीं था, हम कोचिंग पर ही डिपेंडेंट रहते थे या सेल्फ स्टडी पर ही डिपेंडेंट रहते थे। फिर मैंने कोचिंग की फ़ीस पता की, वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं थी कि जब मुझे कोचिंग में एडमिशन लेना होगा तो वहाँ की फ़ीस के लिए, उस अमाउंट के लिए मैं एक बार में ना घर से हेल्प ले सकती हूँ, ना कहीं और से मैं इतना इकट्ठा पैसा मैं ला सकती हूँ। तो जब मैं पढ़ा ही रही थी 3 साल जो मेरा ग्रेजुएशन का चल रहा था, जब मैं पढ़ाती थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट, मैंने एक अकाउंट खुलवाया था। ये आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी टिप है कि अगर आप स्टूडेंट भी हो तो कहीं से भी अगर आपको घर से पॉकेट मनी भी मिल रही है तो आप थोड़ी सेविंग्स अपने लिए करके रखें, वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत मदद करेगी बाद में।
तो फिर मैंने वही किया था, मैंने एक अकाउंट ओपन कराया था, मैंने उसमें पैसे मैं जमा करती थी और वही पैसा मैंने कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया, मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई। 2016 से मैंने एग्ज़ाम्स देने शुरू किए। दिमाग में तो यही था कि बैंक के ही एग्ज़ाम्स देने हैं, लेकिन इलाहाबाद जाने के बाद जो मैंने एक स्कोप देखा पढ़ाई का, कंपटीशन का, कि कितने एग्ज़ाम्स निकलते हैं बच्चे, रेलवे के एग्ज़ाम्स आते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम भी होता है, इन सब के बारे में मुझे पहले नहीं पता था। वहाँ जाने के बाद ही मुझे पता चला। और शायद अगर मैं अपने ही छोटे शहर में रह जाती तो ये स्कोप इन सारी चीज़ों के सराउंडिंग में मैं नहीं आ पाती। जो पढ़ाई का एक माहौल था वो मुझे यहाँ से जाने के बाद ही वहाँ पे मिला। फिर मैंने अपनी कोचिंग की 2016 से मैंने एग्ज़ाम्स दिए और फिर सिलसिला चलने लगा, एग्ज़ाम्स दो, फेल हो, तैयारी करो। कितनी बार आपने इसमें मतलब फेलियर रही और फिर कितने दिनों बाद आप इसमें सक्सेस हुई इसके लिए? मैंने 2016 में जो पहला एग्ज़ाम दिया था वो मेरा लेखपाल का एग्ज़ाम मैंने दिया था, जिसके इंटरव्यू तक मैं पहुंची थी और उसका इंटरव्यू मेरा नहीं निकल पाया था। फिर उसके बाद मैंने बैंक के एग्ज़ाम्स दिए, बैंक का मेरा प्री क्लियर हुआ, मेंस नहीं क्लियर हो पाया। फिर दूसरा एग्ज़ाम दिया, उसमें प्री में भी कुछ मार्क्स रह गए, प्री भी क्लियर नहीं हो पाया। फिर इसी बीच हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के बारे में मुझे पता चला, जिसका सिलेबस मैंने देखा तो वो सारी चीज़ें वैसी ही थी जो हम एसएससी और बैंक के लिए पढ़ते थे। तो मैंने उसका एग्ज़ाम दिया और बाई चांस उसमें जो है मेरा सिलेक्शन हो गया हाई कोर्ट में, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि मैंने उसको टारगेट नहीं किया था और वो मिल गया। तो कैसा लगा आपको जब आपने हाई कोर्ट के उस एग्ज़ाम को क्रैक किया और आपके सामने ये ऑप्शन आ गया कि मुझे अब हाई कोर्ट में एक क्लास 2 अधिकारी की पोस्ट को ज्वाइन करना है? तो उस समय कैसा महसूस हुआ और अपने अंदर क्या फीलिंग्स आई, और क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को ये सजेशन देना चाहती हैं कि उन्हें कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए? जब मुझे पता चला कि मेरा एग्ज़ाम निकल गया है तो पहले तो मेरे दिमाग में सारी चीज़ें मेरी फ्लैशबैक थी कि मैं जब यहाँ आई थी, जो प्रॉब्लम्स हुई थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में मेरी जॉब लग जाएगी और मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। मैंने जहाँ रह के पढ़ाई की वहीं ही मुझे जॉब मिली, मेरे घर से पास थी, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि मैं अपने घर से दूर नहीं जाना चाहती थी किसी भी पर्पज़ से। तो बस सारी चीज़ें फ्लैशबैक थी, सारे स्ट्रगल्स, घर की सारी प्रॉब्लम्स। ऐसा लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो ये थी इनकी अभी तक की संघर्ष की कहानी कि कैसे इन्होंने पढ़ाई की, कैसे छोटे से शहर से बाहर निकलने के लिए इन्होंने डिसीज़न लिया और अपने पेरेंट्स के मतलब मनाया कि नहीं मुझे जाना ही जाना है। उसमें उनकी मम्मी ने सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं इस डिसीज़न के ही माध्यम से इनको ये जॉब मिल सकी, क्लास 2 अधिकारी की, जो समीक्षा अधिकारी की जॉब है वो मिली। आइए इनसे हम ये जानते हैं कि इनकी कुछ मार्मिक चीज़ें जो इन्होंने बचपन से ऐसी महसूस की हैं या इनके पिछला ऐसा सफ़र रहा है जो हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हैं। मैंने जो बचपन से अपने घर में एक माहौल देखा है, हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस होना और अपना खुद का घर ना होना, रेंट के घर में रहते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तीसरी चीज़ कि जब आपके पेरेंट्स की एक प्रॉपर जॉब नहीं होती, प्रॉपर अर्निंग नहीं होती, कहीं से मंथली एक फिक्स सैलरी नहीं आ रही होती, तो रेंट भी देना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, उन्हें खिलाना भी है, उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी पूरी करनी है। वो सारे स्ट्रगल्स मैंने अपने घर में देखे थे और किस तरीके से कई बार हमारे स्कूल की फ़ीस नहीं जा पाती थी, तो जो मेरे फादर हैं वो जाके प्रिंसिपल से बहुत रिक्वेस्ट करते थे कि ये प्रॉब्लम हो गई है, अभी फीस नहीं जा पाएगी, आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए, हमें कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, थोड़ी हमारी हेल्प कर दीजिए। और वो चीज़ें जब एक मतलब आप बच्चे होते हो, आप क्लास में होते हो, और अब मुझे नहीं पता कैसा होता है, उस समय जब हम पढ़ते थे तो क्लास में आपका नाम अनाउंस होता था। जब आपकी फीस जिसकी नहीं आती है तो क्लास में आपका जब नाम अनाउंस होता है तो वो एक बच्चे की मेंटल हेल्थ पे क्या उसका असर पड़ता है जब एक पूरी क्लास के सामने उसे खड़ा करके बोला जाता है कि आपकी फ़ीस क्यों नहीं आई। तो एक बहुत ही
कह सकते हैं बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है हमारे लिए, एक इंसल्टिंग फील होता है हमें उस समय। तो हमें लगता है कि क्यों हमारे साथ मम्मी पापा हमारे क्यों नहीं जमा करे, हमें ये सुनना पड़ रहा है, हमारे फ्रेंड्स के सामने हमारी बेइज्जती हो रही है। वो सारी चीज़ें बचपन के दिमाग में चलती हैं। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने कभी हमसे कुछ छुपाया नहीं, जो भी चीज़ें होती थी हमारे सामने होती थी कि क्यों प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें हम जानते थे, समझते थे, हमें सब पता होती थी क्योंकि हमारे सामने ही सब कुछ बात होती थी। तो एक वो सारी चीज़ें देखते हुए स्ट्रगल, पैसे की दिक्कत, कैसे पढ़ाई कराई गई, हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराई गई, कैसे रिक्वेस्ट की गई, लोगों से बेग किया गया कि कुछ महीने दे दीजिए, कुछ महीने दे दीजिए, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गई थी। और एक सबसे बड़ा सिर्फ लाइफ का एक ही सपना था कि रेंट के घर से निकलना है, यहाँ नहीं रहना, क्योंकि अभी आज पेरेंट्स हैं रेंट दे रहे हैं, वो कब तक दे पाएंगे, कब तक कर पाएंगे। तो एक ही फोकस था, एक ही टारगेट था माइंड में कि घर अपना खुद का बनवाना है और यहाँ से हटना है। बस उसी एक टारगेट को लेते हुए कि घर बनवाना है, उसके लिए कुछ करना है, मैं यहाँ से इलाहाबाद गई थी। फोकस अपना एक ही तरफ रखा, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हुए बिना, पढ़ाई की, मेहनत से पढ़ाई की, बहुत स्ट्रगल किया। और फाइनली जब जॉब लगी उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो कि वो, क्योंकि बचपन से एक ड्रीम था कि घर बनवाने वाला, तो उस पर ही वर्क करना शुरू कर दिया। और फिर फाइनली 3-4 साल की मेहनत के बाद हम अपने घर में आज हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये ड्राइंग रूम कोमल के द्वारा खुद ज़मीन ली गई है और उसके भाई ने भी इसमें थोड़ा सा मकान बनवाने में सपोर्ट किया और दोनों भाई बहन ने मिल करके आज इस मुकाम तक पहुंच सके हैं कि वो अपने घर में बैठे हैं और अपने घर में बैठकर वो इंटरव्यू दे रहे हैं। और इंटरव्यू देते हुए आजकल की लड़कियों लड़कियों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि अगर आपके माँ बाप आपकी फीस नहीं भर पा रहे हैं, अगर आपके माँ बाप आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको दोष नहीं दे सकते। उसके एवज में आप खुद, मतलब उस लड़की ने भी जो एक मतलब आज एक क्लास सेकंड की अधिकारी है, उसने कोचिंग पढ़ाई। और कहते हैं ना कि जब आप मेहनत के रास्ते पे निकलते हैं, तो जैसा कि उनकी मम्मी ने उनको मोटिवेट किया कि तुम कदम बढ़ाओ तो रास्ता तो अपने आप खुलता जाएगा। तो कहा ही जाता है कि धुंध में आप बढ़ते रहिए और आगे आपको मंजिल मिलने ही वाली है। तो वही काम कोमल ने किया, वही काम पंखुड़ी ने किया कि उन्होंने सिर्फ अपने कदम को आगे बढ़ाए रखा। ये नहीं सोचा कि मैं कितनी बार फेल हो चुकी हूँ, कितनी बार मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं इसको नहीं कर पाई, बल्कि उन्होंने वो चीज़ अचीव कर ली जिसको उन्होंने टारगेट नहीं बनाया था। तो कहीं ना कहीं भगवान भी आपकी मेहनत को देख रहे होते हैं और वो ये जानते हैं कि आप अगर कर्म कर रहे हैं तो फल आपको मिलना ही मिलना है। अच्छे कर्म है तो अच्छा और बुरे कर्म है तो बुरा। तो इसी संघर्ष की कहानी के साथ इन्होंने संदेश दिया हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से आज की युवा, आज की युवतियाँ देख रहे हैं। तो पहला मॉडल ये निकल के आता है कि अगर आपके घर में मम्मी पापा की इनकम कम है और वो आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप उन पे दोष नहीं दे सकते हैं, बल्कि खुद आप पढ़ाई ट्यूशन करके या आप कुछ मेहनत का काम करके भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अर्निंग करके भी आप अपने आप को किसी मंजिल, किसी मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। वहीं पे इन्होंने अपने फ्लैशबैक बताया कि उन्होंने देखा था घर में कैसी परिस्थितियां थी, घर के कैसे माहौल थे, घर में कैसी छोटी छोटी बातों के लिए मम्मी पापा को बैक करना पड़ रहा था, लोगों से मांगने पड़ रहे थे, टाइम मांगना पड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बचपन से उसके माइंड में स्ट्रक करती हैं और उस स्ट्रक की वजह से आज वो उस मुकाम तक पहुंच सकी। तो आखिरी कोमल जी से हम और जानना चाहेंगे कि आखिरी अगर वो कुछ और भी हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहती हैं तो वो उसको भी शेयर करें। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि डिस्ट्रैक्ट होने के लिए हमारे पास बहुत बहाने होते हैं। आज के समय में तो बहुत ही बहाने हैं। हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमें उनके साथ हैंग आउट करना, घूमना, एंजॉय करना, लाइफ एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। सभी को इस एज ग्रुप में अच्छा लगता है। लेकिन यही एज ग्रुप ऐसा होता है जहाँ आप ये चीज़ें करें, लेकिन अपना जो फोकस है, जो आगे की लाइफ में आपको आगे बढ़ाएगा, जो आपका भविष्य क्रिएट करेगा, आप अपनी फैमिली के लिए कैसे उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, आगे उनके लिए जो आपके पेरेंट्स ने आज तक आपके लिए किया है,
आप उनको क्या रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद पेरेंट्स हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो अभी अगर आज हम अपनी लाइफ सिर्फ इंजॉयमेंट में ही ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद ना हम अपने आप को सेटल कर पाएंगे, ना हम अपना फ्यूचर बना पाएंगे, और अपने पेरेंट्स का ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं रख पाएंगे। तो आप इंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके घर की जो सिचुएशन है उसको अपने माइंड में रखिए। बचपन से जो चीज़ें आपने देखी हैं उसके लिए आप बिल्कुल भी इनसेंसिटिव नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें रखिए कि आपको क्या करना है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान दीजिए, अपने लिए अच्छी चीज़ें करिए। जब आप एक बार सेटल हो जाते हैं तो सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं। लेकिन वो इन्जॉयमेंट वाले फेज में जब हम सिर्फ इन्जॉय ही करते रह जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इस तरीके से कि आगे हम देख लेंगे, अभी तो बहुत लाइफ पड़ी है, कर लेंगे, सेट हो जाएंगे, ऐसे बहुत ही कम ही लकी लोग कह सकते हैं वो होंगे जो ये सारी चीज़ें करते हुए उन्हें सब कुछ मिल जाता है। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत, आज आप मेहनत करोगे तो आप बाद में आराम से रहोगे, अब आप इंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आज आपने सारी चीज़ें सिर्फ हंसी खुशी में ही बिता दी तो बाद की लाइफ आपकी बहुत ही मुश्किल होने वाली है, और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे बस इतना ही कहूँगी कि पढ़िए, मेहनत करिए, मेहनत से बिल्कुल मत भागिए। बस इतना सोचिए कि ये मेहनत का जो फेज है ये बहुत कम समय का है, इसके बाद पूरी लाइफ आराम ही रहेगी। हम अभी इस एज ग्रुप में जितना हम यंग हैं, हमारे अंदर एनर्जी होती है, हम अपना टारगेट क्रिएट कर सकते हैं, फोकस हो सकते हैं, हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है इस एज में। बस उसे हमें सही डायरेक्शन में लगाना है, उस एनर्जी को आपको सही डायरेक्शन में यूज़ करना है, और अपना बैकग्राउंड कभी नहीं भूलना है। हमें बहुत लोगों की भीड़ में जाके उनके जैसा बनने के लिए, शो ऑफ करने के लिए ना अपने ऊपर कभी लोड डालना चाहिए, ना ही अपने फैमिली के ऊपर लोड डालना चाहिए। आपके पास जो भी सोर्सेज हैं, जितने सोर्सेज हैं, जो भी इनकम है, आप रीज़न मत, एक्सक्यूजेस मत ढूंढिए कि इतना ही है कैसे होगा, सब हो जाएगा। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन होगा, डेडिकेशन होगा और कंसिस्टेंसी होगी तो कुछ भी अचीव करना बहुत आसान है। बहाने दे के हम आगे नहीं बढ़ सकते। उन बहानों में सिर्फ एक रे ऑफ होप हमें ढूंढनी है, बस उससे हम आगे बढ़ जाएंगे, वो सफिशिएंट है हमारे लिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी आपसे। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम समीक्षा अधिकारी कोमल को बहुत बहुत बधाई देते हैं उनके संघर्ष के लिए, उनकी सोच के लिए, उनका सादा जीवन उच्च विचार के लिए, कि आपने इस थॉट को बहुत ही अच्छे से अपने ऊपर अप्लाई किया है। क्योंकि सुनते तो बहुत लोग हैं, बहुत सारे थॉट्स, लेकिन अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं, और जो अप्लाई करते हैं वो कुछ ना कुछ बन के ही निकलते हैं। तो आज हमारे सामने एक बहुत ही बड़े उदाहरण के रूप में यहाँ पर बैठी हुई हैं, और इनको मतलब हमारे चैनल के साथ साथ हमारे सारे दर्शक भी ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट विशेस दें, शुभकामनाएं दें कि भगवान करे ऐसी ही लड़की सभी माता पिता को मिलनी चाहिए, जो अपने कैरियर के साथ साथ अपने पेरेंट्स के लिए सोचे। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि आज कोमल आपकी जॉब को कितने साल हो गए होंगे? मेरी 2019 में ज्वाइनिंग हुई थी, और मुझे अभी अराउंड 5.5 ईयर कंप्लीट हुआ है। चलिए मुझे थोड़ा सा आपकी पर्सनल बात हम पूछेंगे कि जब आपको फर्स्ट सैलरी मिली थी तो उससे आपने क्या किया? जैसे आजकल के लोग होते हैं कि फर्स्ट सैलरी मिली है तो बहुत घूमना है, फिरना है, मेरे कुछ ड्रीम्स पूरे नहीं हुए हैं तो मुझे ये लेना है, मुझे वो करना है। तो आपने अपनी फर्स्ट सैलरी सबसे पहले क्या की? जैसा कि अभी आप सबको हम बता चुके हैं कि जो एक ड्रीम था वो तो सिर्फ यही था कि पहले घर बनवाना है, जो कि फर्स्ट सैलरी आते ही इतना आसान तो नहीं था। क्योंकि आप अभी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि जब आपकी जॉब लगती है नहीं तो आपको तुरंत लोन नहीं मिलता बैंक से, 1.5 साल 2 साल का समय लगता है। तो मैंने जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी तो पहले तो घर पे कुछ डेप्ट थे जो मुझे अराउंड 1 ईयर जिन्हें कंप्लीट करने में लगा, 1.5 ईयर कह सकते हैं आप, कि जहाँ मैं थी जॉब कर रही थी मुझे अपने आप को वहाँ भी सेट करना था, वहीं रहना था।
प्लस घर में जो चीज़ें बिल्कुल बिखरी हुई थी उन चीज़ों को समेटना था, एक ट्रैक पे लेके आना था, डेप्थ को सारे ख़त्म करना था। तो शुरू का 1-1.5 साल जो था वो ये सारी चीज़ें मैनेज करने में कब निकल गया मुझे पता नहीं चला। मैंने उसमें से अपने लिए शायद कुछ सोचा नहीं और कुछ मन भी नहीं किया, क्योंकि जब तक आपका जो ड्रीम एकदम माइंड में बैठा होता है, जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लेते, तब तक आपके अंदर से वो एक हमेशा गिल्ट की फीलिंग आती है कि नहीं, अपने लिए अभी नहीं हो पाएगा। वो अगर आप अपने लिए कुछ कर भी लो, लेकिन वो हमेशा वो एक गिल्ट रहता है कि नहीं करना चाहिए था, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो मैंने यही 1.5 साल 2 साल कुछ सेविंग्स भी की, घर के जो लोन्स थे वो ख़त्म किए, घर की चीज़ें थोड़ी सी मैनेज की, अपने पेरेंट्स की हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ 5 इयर्स हुए हैं कोमल को अपनी जॉब करते हुए, और उसके अंतराल में उससे सैलरी इस 5 इयर्स के अंतर्गत ही उसने ज़मीन ले ली लोन पे, और उन्होंने मकान बनवा लिया लोन पे, और आज उस सब की EMIs ये पे कर रही हैं। उसके साथ साथ कभी ना कभी थोड़ा बड़ा भाई है वो सपोर्ट कर देता है, लेकिन वो अभी प्राइवेट है, कोचिंग वगैरह पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से वो EMIs नहीं दे पाता। उसको भी कोमल खुद बैलेंस करती है, कोमल खुद उसको पे आउट देती हैं, उस EMIs को फुलफिल करती है। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी मम्मी की हेल्थ इश्यूज़, अपने घर में कुछ हेल्थ इश्यूज़ है जिसको ध्यान में रखा, और ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी हर जगह अपना जो कर्तव्य था, जो उनका एक सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोमल घर की सबसे बड़ी लड़की है, और एक बड़ी लड़की जब एक अच्छे रास्ते पे चलती है तो कहते हैं कहीं ना कहीं उस घर के सभी बच्चे अच्छे रास्ते पे चलते हैं। वो कोमल ने ये मतलब एकदम जाहिर कर दिया, एकदम साबित कर दिया है कि हाँ, बड़ी लड़की का माइंड गंभीरता के साथ अगर अपने घर को सीरियसनेस के साथ लेके चल रहा है तो वो घर बनेगा ही, बिगड़ना तो है नहीं। तो ये लड़की, ये कोमल अपने नाम से भी कोमल, अपने व्यवहार से भी कोमल, और बार बार इनके लिए जितनी भी हमारे चैनल से बधाइयाँ दें उतनी कम है। और आप सभी दर्शकों से यही कहेंगे कि कमेंट के द्वारा आप इनको ढेर सारी बधाइयाँ दें, और आप अपने कमेंट के माध्यम से जो भी कोमल के लिए बेस्ट विशेस देना चाहते हैं, कुछ अच्छी बातें कहना चाहते हैं, वो ज़रूर करें। इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने जो बच्चे हैं उनको तो ज़रूर सुनाएं, उनको ज़रूर दिखाएं, अपने रिश्तेदार में, अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों को, दोस्तों के बच्चों को, नेबर्स को, जिसको भी आप बताना चाहें उसको आप ये वीडियोस ज़रूर शेयर करें। और कोमल जी की तरफ से एक और संदेश है हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों के लिए कि लड़कियों के लिए स्पेशल एक चीज़ है। तो चलिए जानते हैं कोमल जी क्या कहना चाहते हैं। मैं जितनी भी गर्ल्स हैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि हम सब ने ही अपने घर में अपनी मदर्स की कंडीशंस, जो कि अगर अर्न नहीं कर रही हैं, तो हम सभी उनकी कंडीशंस देखते हैं। और आजकल ये जो एक डोमेस्टिक वायलेंस वाली चीज़ें हैं जो सोसाइटी में हो रही हैं, ये सोशल मीडिया है तो हमारी नज़र में आ रही हैं, लेकिन ये बहुत ही पुरानी चीज़ है, बहुत ही पुरानी रूट्स हैं इसकी जो चली आ रही हैं, जो अब हमें पता चलती हैं, पहले नहीं पता चल पाती थी क्योंकि पहले इतना ज़्यादा न्यूज़ और मीडिया नहीं था। तो लड़कियों को तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो सिर्फ एक तरफ फोकस करते हुए, उनका एक ही टारगेट और एक ही एम होना चाहिए कि उन्हें पढ़ाई के बाद सबसे पहले अपने आप को स्टैंड करना है, अपना एक इनकम का सोर्स क्रिएट करना है, ताकि वो किसी भी तरीके से किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। क्योंकि जब आप किसी पर डिपेंडेंट होते हो फाइनेंशियली स्पेशली, तो आप अपने लाइफ के लिए डिसीजंस नहीं ले पाते हो। आप जिससे पैसे ले रहे हो, जो आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रेशर डाल ना चाहते हुए भी आपको उनकी चीज़ें, बातें, डिसीजंस मानने पड़ते हैं। और बहुत केसेस में हमें डोमेस्टिक वायलेंस का भी विक्टिम बनना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, और ये तभी हो पाएगा जब आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, सोशल चीज़ें, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अपने अंदर, अपने राइट्स को जानेंगे कि लड़कियों के क्या राइट्स हैं, अपने लिए स्टैंड लेना सीखेंगे, अपने लिए बोलना सीखेंगे, अपने लिए खुद डिसीजंस लेना सीखेंगे। ये सब तभी हो पाएगा जब आप अच्छी पढ़ाई करेंगे,
और जो भी डेली के इश्यूज़ हैं उनसे पूरी तरीके से अवेयर रहेंगे और अपने आप को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, किसी पर डिपेंडेंट ना रहें लड़कियों के लिए। तो बस मैं यही आपसे कहूँगी। बहुत अच्छा लगा कोमल जी आपसे मिल करके और आपकी बातें सुन करके, और हमारे चैनल के माध्यम से आपने जो भी संदेश दिए बहुत ही प्यारे, आपकी तरह बहुत ही स्वीट और बहुत ही नाजुक, बहुत ही कोमल थे, जिसको सुन करके ऐसा लगा कि अगर सब आजकल की लड़के और लड़कियां इन बातों को सुनेंगे तो वो अपने भविष्य में जरूर कुछ ना कुछ बन पाएंगे और अपने घर की गरीबी कह लीजिए, अपने पेरेंट्स की मजबूरी कह लीजिए, और अपने पेरेंट्स के कुछ ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएंगे। तो इसके आगे हम आपको दिखाने वाले हैं 2014 से लेकर के 2025 तक इस सफ़र में, इस घर तक आने का कुछ सफ़र है जिसको कैप्चर करके रखा है कोमल जी ने। तो उस वीडियो को हम आगे चलाएंगे, आप लोग उसको ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, और मैसेज करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, जिससे कि कोमल के माध्यम से ये कोमल की आवाज़ हर एक लड़की के दिल में बैठे, दिमाग में बैठे, और बहुत सारी लड़कियों का भविष्य सुधर सके। धन्यवाद। तो देखिए अभी तो हम आगे वीडियो चलाने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले कोमल का एक बहुत ही मार्मिक संदेश रह गया है। जिन चीज़ों में आज बच्चे अपने आप को इन्वॉल्व करके पेरेंट्स को भी परेशान कर रहे हैं और खुद भी परेशान हो रहे हैं, तो ऐसी कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो बताना चाहिए आजकल के बच्चों को। तो कोमल जी से हम सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो क्योंकि मैं अपनी खुद ही कोचिंग पढ़ा के अपनी पीजी का और अपना फ़ोन का जो हमारा खर्चा होता था, अपने पर्सनल खर्चे होते थे, वो मैं निकालती थी खुद ही उसी फीस के पैसे से। ओके। और उस समय कॉलेज में यही होता है कि आप बाहर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, बर्थडे पार्टी है तो ट्रीट दे रहे हो, और कहीं घूमने फिरने जा रहे हो। तो मुझे पता होता था कि ये सारी गैदरिंग्स में इन्वॉल्व होने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं खर्च करने के लिए, और अगर मैंने खर्च कर दिए तो मैं नेक्स्ट मंथ अपने यहाँ की फ़ीस जो है, पीजी की फ़ीस, वो कैसे दूँगी, अपने बुक्स के खर्चे, अपनी और पर्सनल चीज़ों के खर्चे कैसे लाऊंगी अगर मैंने यहाँ खर्च कर दिया तो इस वजह से मैंने जो अपना सोशल ग्रुप था, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो बहुत ही कम हो गया। मेरी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा कॉलेज टाइम पे नहीं थी, उस समय लिमिटेड फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद, घर जाने के बाद कोई कांटेक्ट नहीं रखती थी। हम कॉलेज बंक करके या आफ्टर कॉलेज शाम को कहीं घूमने फिरने मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे अपनी कंडीशन पता होती थी। और ये सारे सैक्रिफाइस करते हुए कभी कभी आपको उस एज में बुरा लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूम नहीं रहे हो, जा नहीं रहे हो, वो सारे कहीं खाने के लिए जा रहे हैं पर आप मना कर दे रहे हो कुछ भी बहाने बना के। आपको लगता है कि ये टाइम आपका निकल जाएगा, फिर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये भी पता होता है कि आप अभी इन सब में इन्वॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि उसका बर्डन आप नहीं उठा पाएंगे। और उस समय अच्छा लगता है लड़कियों को नए नए कपड़े लेना, कॉलेज जा रहे हैं तो कुछ मेकअप करके जाना, नई ड्रेसेस पहन के जाना। तो मेरे पास इतना सोर्स नहीं था कि मैं उस समय हर हफ्ते या हर महीने अपने लिए कुछ खरीद पाऊँ, नए टॉप या नए कपड़े पहन के कॉलेज जा पाऊँ। तो मेरे पास जितनी चीज़ें होती थी मैंने हमेशा उसमें ही अपने आप को एडजस्ट करके और समझा लिया कि कोई नहीं, एक दिन होगा जब अपने लिए कर लेंगे, जब सब कुछ होगा, जब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उस समय मैंने ये सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की। कुछ खाने का मन होता था मेरा तो समझा लेती थी मैं अपने आप को, हट जाती थी, वहाँ से चली जाती थी कि नहीं है, अभी नहीं हो पाएगा। तो आप सबके लिए इसमें यही एक मैसेज है कि जो चीज़ें हमें आज अच्छी लग रही हैं, हमें लग रहा है कि हम ये क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो तो ऐसा कर ले रहा है, उसको तो ऐसा मिल रहा है, उसके घर से पैसे आ रहे हैं, वो तो पार्टी कर रहे हैं, वो तो बर्थडे ट्रीट दे रहे हैं, आप नहीं कर रहे। तो कभी इन सारी चीज़ों के शो ऑफ में हमें नहीं पड़ना चाहिए। वो समय हाँ ज़रूर आपका निकल रहा है, वो चीज़ वापस नहीं आएगी, लेकिन उससे भी बड़ा कुछ है जो आपको करना है। मैंने अपने बर्थडे पे कभी किसी को मैं किसी के बर्थडे ट्रीट पे नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब मेरा बर्थडे आएगा तो मुझे भी ट्रीट देनी पड़ेगी जो मैं नहीं दे पाऊँगी। तो कभी मेरे फ्रेंड्स जब बुलाते थे, इनवाइट करते थे, तो मैं कुछ भी बहाने बना के मना कर देती थी। मैंने कभी फ्रेंडशिप
का वो जो एक माहौल होता है बच्चों के लिए, उन चीज़ों को फील नहीं किया। और ये सारी चीज़ें छोड़ते हुए थोड़ा बुरा भी लगा उस समय कि ये तो एज यार घूमने फिरने की है, एंजॉय करने की है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ठीक है, हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जिसे जो मिलता है वो बहुत ही बेस्ट मिलता है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा संदेश था कि कोमल ने समोसा खाने की उम्र में समोसे नहीं खाए, पकौड़ी खाने की उम्र में पकौड़ी नहीं खाई, लड़कियों के साथ घूमने की उम्र में घूमा नहीं, पार्टीज़ मनाने की उम्र में पार्टी नहीं मनाई, अच्छी ड्रेसेस पहनने की उम्र में अच्छी ड्रेसेस नहीं पहनी, और सिर्फ फोकस किया किस चीज़ पे, कि अपने भविष्य पे, अपने कैरियर पे, कि अगर हम सोशल होंगे, फ्रेंड्स बनाने की एज में फ्रेंड्स नहीं बनाया, कि अगर हम फ्रेंड्स बनाएंगे तो उनके बर्थडे पार्टीज़ में जाना पड़ेगा, उन्हें कुछ देना पड़ेगा और फिर उन्हें इनवाइट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम अपना सोशल कम कर सकते हैं, हम अपना सोशल फ्रेंड्स सर्किल ही कम रखेंगे, तो ना हमें जाना होगा ना तो आना पड़ेगा। ये बताते बताते कोमल की आंखें भी भर आई थी और उनका गला भी भर गया था, जो एक बच्चे के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ होती है कि उसने अपना पूरा बचपना, उसने पूरे अपनी ऐसी अवस्था जो वापस उसको नहीं आने वाली है, उसको भी उसने कैसे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कैसे एडजस्ट किया। लेकिन लास्ट में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जिसको जो मिलना होता है वो मिलकर ही रहता है, और वही जो उसके लिए अच्छा होता है वही मिलता है। तो अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना डालते हुए, ना कुछ मांगते हुए, उन्होंने अपने जितने भी सेक्रीफाइसेस किए थे वो सारे सेक्रीफाइसेस आज उनको एक मुकाम तक लेकर आए हैं। और आज वो जो कर रही हैं और जो वो कर रही हैं, जहाँ बैठी हुई हैं, जो उनके लिए उनकी लायबिलिटीज़ हैं, जो उनका कर्तव्य है उसको फुलफिल करते हुए, इतना बड़ा ड्रीम, और आज उसके दिल में अपने आप में एक इतना सेटिस्फैक्शन है कि हाँ, मैंने कुछ किया है, मैंने एक लड़की होने का कर्तव्य कैसे निभाया है। तो बार बार आपसे कहेंगे कि ऐसी ही काश सभी परिवारों को अगर लड़कियां मिलें तो शायद सभी पेरेंट्स गर्व महसूस करेंगे बच्चा पैदा करने में। जो कि आज का माहौल देखिए कि पेरेंट्स रो रहे हैं कि काश मैंने बच्चे पैदा ना किए होते, काश मैंने ऐसा ना किया होता। लेकिन आज इस लड़की को देखने के बाद, ये क्लास 2 की अधिकारी कोमल को देखने के बाद लोगों के दिलों के अरमान होंगे, हे भगवान अगर मुझे लड़की देना तो कोमल जैसी देना। आपका क्या है? हाँ, मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि हमें हमारे टीनेज में ये ज़रूर लगता है कि हम कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन उस समय हम ये नहीं समझते कि हमारे लिए पेरेंट्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है। उन्होंने अपना बचपन जैसे भी बिताया हो, वो हमें सब कुछ देने की कोशिश करते हैं। उनकी जो एक यंग लाइफ एज होती है जिसमें उनके बच्चे होते हैं, वो अपनी सारी लाइफ भूल जाते हैं उन्हें सब कुछ देने में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही सेक्रीफाइस करते हैं, हमें ही हमारे पेरेंट्स नहीं दे रहे, हमारा बचपन चला जा रहा है। उन्होंने हमसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, और हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ समझनी चाहिए कि शायद हमारे पेरेंट्स भी वो तो अपना बर्थडे मनाना भूल ही जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है अपने पेरेंट्स को अपने बर्थडे पर अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके ट्रीट देते हुए, उनकी बर्थडे पार्टीज में जाते हुए, या अपने लिए कभी बर्थडे पर अपने लिए कुछ खरीदते हुए? वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारी ज़रूरतें पूरे करने में ये सब कुछ भूल जाते हैं। और उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का गिल्ट नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे बच्चे जो है यही हमारी प्रॉपर्टी है। जो कि मेरे फादर भी हमेशा यही बात बोलते हैं कि बेटा मैंने कुछ नहीं बनाया, ये तुम लोग ही मेरी सारी प्रॉपर्टी हो, तुम लोग सेट हो जाओगे, कमाने लगोगे, तो मैंने जो भी सेक्रीफाइस किया है उन सब का मुझे लगेगा कि वो सब कुछ अच्छा होके मुझे वापस मिला। तो हम हमेशा अपने आप को ये ना याद दिलाते रहे कि हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या छूट जा रहा है। हमें ये देखना है कि हमारे पीछे भी कोई है और हम आगे भी हमें यही करना है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ऐसे ही चलेंगी। बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमें जिन्होंने दिया है हमें उनके लिए करना है। हम आगे जो कर सकते हैं वो अपना बेस्ट करेंगे। बाकी हर किसी को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो जैसे भी आपकी लाइफ चल रही है उसे एंजॉय करिए, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए, अच्छे मोमेंट्स को एंजॉय करिए, और जो चीज़ें छूट रही हैं उनके लिए बिल्कुल भी गिल्ट फील मत करिए। कोई बात नहीं, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, सब लोग अच्छे से खुश हैप्पी हैं साथ में, तो अगर आप 2 रोटी भी खा रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हैप्पीनेस ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है।
हाँ, पैसे ज़रूरी होते हैं आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, नीड्स को पूरा करने के लिए, वांट्स को पूरा करने के लिए नहीं। हमारी डिज़ायर्स और वांट्स कभी भी पूरी नहीं होंगी और हम सोचेंगे कि हम अपनी डिज़ायर पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या सेक्रीफाइस करें, तो आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं ना। डिज़ायर तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो बस जिन्होंने आपको दिया है आपको उन्हें देना है, और अगर आपने इतना कर लिया तो आपने बहुत ही अच्छा कर लिया अपनी लाइफ में। बस अब आपके अंदर कोई भी गिल्ट नहीं होना चाहिए। तो देखा कितना अच्छा सफ़र रहा और कितने अच्छी बातें कोमल ने बताई, और आगे हम उनके सारे कैप्चर किए हुए जितने भी मेमोरीज़ हैं उनका वीडियो हम चलाने ही वाले हैं। लेकिन हाँ, ये संदेश बहुत बड़ा है कि जो बच्चे ये कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या, क्योंकि बचपन में वाकई आपके लिए आपके माँ बाप ने क्या सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने कैसे अपना सारा मतलब जीवन और अपनी सारी खुशियाँ आप पे लुटाई हैं, वो आपको याद नहीं है। क्योंकि आप एक दिन से लेकर के जब 18 साल के होते हैं तो उसके पीछे उस 18 साल का माँ बाप का सेक्रीफाइस जो होता है वो बच्चों को समझना बहुत बड़ी बात है। कि अगर कोई बच्चे उसको समझे कि यार हम इतने बड़े 18 साल के जो हुए हैं वो बिना किसी माँ बाप के देख रेख या किसी सेक्रीफाइस के नहीं हुए हैं। तो आप उनके ऊपर चंद दिखावटी जो ऐसे बाहर के सोशल फ्रेंड सर्कल की चीज़ें हैं उससे आप अपने पेरेंट्स को परेशान ना करते हुए या उनको ये शब्द ना कहते हुए कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, बल्कि ये करें कि हमारे माँ बाप ने जैसे भी किया है हमें पैदा किया और 18 साल तक किसी भी स्थिति में हमें बड़ा किया है और अपने सेक्रीफाइस करके किया है, तो आगे हम उनके लिए बहुत अच्छा करेंगे।